पेपर के बाद मत कहना बताया नहीं था। एसपीएम सेल आईजीएम 2026 के लिए मॉक टेस्ट 4 लेकर आ चुके हैं। अगर चयन चाहिए तो इस टेस्ट को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं मॉक टेस्ट 4। आज का इंटरव्यू का क्वेश्चन है, किसी स्थान पर एक 20 डायमीटर के बॉल को खोलना है। यहाँ पर डायरेक्ट स्पेनर साइज लिखा नहीं है। तो आप, ये प्रश्न है आपके पास, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें ऐसे में आप स्पिनर का सही नंबर कैसे चुनेंगे, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे, और स्पिनर का कौन सा नंबर, किस नंबर का स्पिनर का यूज़ करेंगे, और यदि बॉल का डायमीटर बढ़ता है तो क्या स्पिनर के नंबर में कोई परिवर्तन आता है, ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है। मान लो आपका सिलेक्शन होता है तो बाद में इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि मेरे से सेल छत्तीसगढ़ के जब मेरा इंटरव्यू प्रैक्टिकल था तब मेरे से ये प्रश्न पूछा गया था कि एक डायमीटर है, इसका डायमीटर में आपको किस नंबर का स्पिनर यूज करोगे आप। तो ये आज के लिए आपका ये प्रश्न है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, जब वेल्डिंग करते हैं हम तो उसमें अलग अलग एम्पियर करंट की रेंज होती है। उसके लिए हमको ग्लास नंबर सेट रखा जाता है। तो अभी प्रश्न आता है, इसरो में पूछा गया है, तो हो सकता है इसमें भी आ जाए। तो 30 एम्पियर वेल्डिंग करनी है, 30 एम्पियर में वेल्डिंग करनी है, तो हमको रंगीन गिलास सेट नंबर कितना यूज़ करना पड़ेगा। तो 5 से 7 नंबर का गिलास हमको यूज़ करना पड़ेगा। 100 एम्पियर तक के लिए 8 से 9 वाला यूज़ करना पड़ेगा, और 100 से 300 तक में 10 से 11 वाला सेट नंबर यूज़ करना पड़ेगा। और जब 300 से ऊपर रेंज की जब हमको वेल्डिंग करनी होगी तो 12 से 14 नंबर का ग्लास सेट हमको यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है। ये एक तरफ याद रखो 30, 100, 100 से 30 और 300 से ऊपर। ठीक, कितना? 30, 100, 100 से 300 और 300 से ऊपर। ठीक है, एक तरफ ये एम्पेयर याद रखना और दूसरी तरफ एक क्रम याद रखना, 5 से 7, 8 से 9, 10 से 11। देखो क्या हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, फिर उसके बाद अगला नंबर 8 से 9 हो रहा है, फिर अगला नंबर 10 से 11 हो रहा है, लेकिन लास्ट वाला जो होगा 12 से 14 होगा। आगे है वेल्डिंग के लिए जो प्लेट यूज करते हैं हम। तो वेल्डिंग की जो प्लेट होती है उसके हिसाब से हम जो वेल्डिंग की नोजल होती है, अलग अलग नोजल साइज का यूज करते हैं। तो जब पेपर इजी आएगा तब तो ठीक, यहाँ से नहीं पूछेगा, लेकिन जब हार्ड पेपर करेगा वो, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि सिलेक्शन वाले नंबर, ये इस यदि क्वेश्चन नहीं बना तो आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो। तो इसमें जो प्लेट की मोटाई होती है 0.8 प्लेट होती है। 1.2, 1.6, कितना बढ़ा है यहाँ, 0.4 बढ़ा है यहाँ इसमें, ठीक है। 0.4 की वृद्धि होती है। 0.8 है, फिर 1.2, 1.6, 2.4, फिर यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 19, 25 से अधिक मोटी प्लेट, ठीक है। तो इसके लिए नंबर का उपयोग करते हैं। सर इसका नंबर का भी क्रम याद रखो ना, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 10, 13, 18, 25। यहाँ से 25 के बाद क्या होगा, 25 के बाद 35, 45, 55, 70 और 90। तो इस तरीके से हमें इन सेट को याद रखना है, क्योंकि पूछ सकता है कि 5 मोटी प्लेट के लिए किस नंबर सेट नोजल सेट का उपयोग करेंगे, कितने नंबर नोजल का उपयोग करेंगे। तो हमसे ये बनना चाहिए, ठीक है। जब तक ये टेबल याद नहीं होगी हमसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे देखते हैं, प्रोसेस चार्ट होता है। प्रोसेस चार्ट में ऑपरेशन का सिंबल होता है। ये जो ऑपरेशन का है इसको ट्रांसपोर्ट का सिंबल कहते हैं। ये इंस्पेक्शन के लिए होता है, ये जो डिले के लिए होता है, ठीक है। डिले में ये जो होता है इस तरीके से होता है, ये यहाँ से कॉर्नर होता है, ठीक। ठीक, यहाँ से ऐसा होता है, मतलब बड़े में बताता हूँ आपको, इस तरीके का होता है ना। ये डिले का सिंबल होता है। आगे आता है, ये स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, ये हैंडलिंग के लिए होता है, ठीक। इस तरीके से होता है, प्रॉपर ऐसा नहीं होता ये।
इस तरीके को उसका हैंडलिंग के लिए, ठीक। तो ये होता है डिसाइड। अगला प्रश्न है, ये आईजीएम में पूछा जा चुका है अक्सर से। लुब्रिकेंट के टाइम पे जब लुब्रिकेंट देते हैं हम, तो डेली जब लुब्रिकेंट करना होता है वहां पर मशीन में क्या कौन सी डायग्राम बना होता है? सर्कल बना होता है ना, राउंड सर्कल। या जब त्रिभुज के आकार की आकृति होगी उसका मतलब होता है ये वीकली लुब्रिकेंट करना है। या स्क्वायर होगा वहां पर मंथली लुब्रिकेंट करना है। और जहाँ इस तरीके से हेक्सागोनल होगा वहां पर किसका उपयोग करेंगे? जरूरत पड़ने पर कभी भी लुब्रिकेंट हम कर सकते हैं। तो डेली का सिंबल क्या होता है? डेली को डी से दर्शाते हैं, वीकली को डब्ल्यू से, मंथली को एम से, और जरूरत पड़ने पर कभी को भी एफ से। अच्छा, इनका कलर भी अलग अलग होता है। डेली का जो होता है रेड कलर होता है, वीकली का येलो कलर से दर्शाते हैं, और मंथली को ब्लू, और जरूरत पड़ने पर कभी को भी ग्रीन से दर्शाते हैं। अब ये लेटर पंच की संख्या होती है, लेटर पंच की संख्या टोटल कितनी होती है? 27। इस सेल में पूछ चुका है। तो यहाँ अल्फाबेट जो होता है 26 तो होती हैं, लेकिन एक 27वां कौन सा होता है हमारा? एंड। एंड वाला जो होता है वो 27वां होता है ना। अब देखो, डस्टबिन का कलर होता है, डस्टबिन के कलर के लिए हमको याद रखना है, पीला को निकाला। अब पी से बन गया पीला। अब पीला जो होता है, पी से पीला और पी से प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? पीले रंग के डस्टबिन का उपयोग करते हैं। पी से पीला, पी से प्लास्टिक एंड टॉक्सिक hazard। एक अगला है नीला से, नी से बन गया नीला। और जो नीला जो होता है, अभी आप काफी पेन में लिखते हो, कागज में लिखते हो, तो कागज में स्याही नीले कलर की होती है। जब कागज को जलाओगे तो क्या होता है? नीले कलर की आग निकलती है। तो इससे याद रखना कि नीले कलर का डस्टबिन जो होता है कागज के लिए उपयोग करते हैं, है ना। अभी आता है का से काला। और सब्जी को यदि सड़ा दोगे आप तो वो हो जाती काली रंग की। तो इससे याद रखना है कि काले काले कलर का डिब्बा जो होता है डस्टबिन का, वो सब्जी के लिए यूज करते हैं। और लोहे को यदि गर्म करेंगे तो वो होता है लाल। तो लोहे का ला से लोहा, ला से लाल, और ला से लोहा, ये तीनों चीज हमको याद रखना है। अब ये इससे प्रश्न आता है, बनता ही है। ये पिछले बार आईएसपी का भी पेपर आया था पिछले बार का, उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना। और इससे किसी भी पेपर में एक प्रश्न बनता ही है। अब आता है ये स्नैप गेज। ये भी इसरो और सैब में पूछा जा चुका है इससे प्रश्न। स्नैप गेज का गो सिरा जो होता है अधिकतम शुक्र साइज में होता है, और नॉट गो न्यूनतम शुक्र साइज में होता है। तो प्लग गेज जो होता है, जैसे लिमिट गेज भी कहते हैं, इसका गो सिरा न्यूनतम शुक्र साइज में होता है, और नॉट गो अधिकतम शुक्र साइज में होता है। तो ये हमको याद रखना है। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक स्क्राइबर बना होता है। तो बताइए स्क्राइबर किस चीज का बना होता है? अ स्क्राइबर इज मेड ऑफ कॉपर, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, या कास्ट आयरन। तो उसका सही आंसर क्या होगा? एक स्क्राइबर जो होता है हाई कार्बन स्टील को बना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं कॉपर। कॉपर जो होता है 1083 इसका गलनांक होता है, ठीक है। कॉपर जो होता है रेड, लाल रंग लिए हुए ग्रीन होता है इसका कलर। कॉपर का कलर होता है लाल रंग लिए हुए ग्रीन। और कॉपर जो होता है कॉपर पायराइट से बनाया जाता है। कॉपर पायराइट अयस्क से प्राप्त होता है। कॉपर पायराइट एक कैसेटोराइड, दो अयस्क होते हैं जिससे हम कॉपर को प्राप्त करते हैं। अभी आता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो होता है पुडलिंग फर्नेस से प्राप्त होता है, सॉरी, पुडलिंग फर्नेस से। कास्ट आयरन जो होता है क्यूपोला फर्नेस से प्राप्त करता है। क्यू पोला फर्नेस, ठीक, क्यूपोला फर्नेस से प्राप्त करते हैं। और ये इसकी संरचना, कास्ट आयरन की संरचना कैसी होती है? क्रिस्टलाइट। क्रिस्टे क्रिस्टलाइट इसकी संरचना होती है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो हमारा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग डेटम एज के साथ समांतर रेखाएं खींचने में सहायता करता है? ऑप्शन ए फाइन
एडजस्टिंग स्क्रू, गाइड पिन, बेस या रोकर आर्म। तो उसका करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग डेटा मैच के साथ समांतर रेखाएं खींचता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा गाइड पिन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा धातु सबसे हल्का है? लेड, टिन, एल्यूमिनियम या कॉपर? कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। लेड जो होता है, लेड का गलनांक 330 होता है। लेड को गैलेना एक्स से प्राप्त करते हैं। इसका कलर ब्लूइश ग्रे वाइट होता है। टिन 230 का गलनांक होता है। टिन स्टोन कैस्ट्राइट से प्राप्त करते हैं। चांदी की तरह सफेद इसका रंग होता है। एल्यूमिनियम जो होता है 658 इसका गलनांक होता है और बॉक्साइट से ये प्राप्त किया जाता है। कॉपर जो होता है, कॉपर का गलनांक 1083 होता है। लाल रंग दिए ग्रीन होता है इसका कलर। वेल्डिंग की टिप जो होती है वो कॉपर की बनाई जाती है। अभी इसका सही आंसर क्या होगा? धातु सबसे हल्की धातु कौन सी होती है इसमें? एल्यूमिनियम। ठीक, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोल्ड चीजल में कार्बन की मात्रा है। ऑप्शन ए 0.6 से 0.7, 0.8 से 0.95, 1.0 से 1.2, 1.2 से 1.4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। नीचे चित्र में नीचे दिए गए चित्र में क्रॉस पेन हैमर की पहचान करें। ये जो है हमारा बॉल पेन हैमर है। ये नंबर का जो है बॉल पेन हैमर है। ये स्ट्रेट पेन हैमर है। स्ट्रेट पेन हैमर है। ये हमारा क्रॉस पेन हैमर है। क्रॉस पेन हैमर है और डी नंबर का जो है स्लेस हैमर है। स्लेस हैमर है। तो इसमें क्या है? क्रॉस पेन हैमर सी नंबर का। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। एक माइक्रोमीटर में प्रदान किया गया लॉक नट का उद्देश्य है स्पेंडल की घूमने को नियंत्रित करना, वर्कपीस पर सेट करने के बाद रीडिंग को लॉक करना, वर्कपीस को सटीक तरीके से मापना, या उपयोग में ना होने पर माइक्रोमीटर को लॉक करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वर्कपीस पर सेट करने के बाद रीडिंग को लॉक करना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। माइल्ड स्टील वर्कपीस की ग्राइंडिंग के समय किस कटिंग तरल का उपयोग करते हैं? खनिज ऑयल, गैर सिंथेटिक कटिंग ऑयल, घुलनशील ऑयल, पैराफिन, मिनरल ऑयल, या नॉन सिंथेटिक कटिंग ऑयल, सोलुबल ऑयल या पैराफिन? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? सोलुबल ऑयल का उपयोग करते हैं। माइल्ड स्टील की जब मशीनिंग करना है उसमें तो सोलुबल ऑयल का उपयोग करते हैं। अच्छा, इस अपना पीतल और तांबा में किसका उपयोग करते हैं हम? पीतल तांबा में हम मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। और कास्ट आयरन में जब मशीनिंग करनी होती है तो उसमें हम कूलेंट के रूप में किसी का उपयोग नहीं करते, कूलेंट के रूप में हवा का उपयोग करते हैं। तो इसका रीजन भी बताना है कि कास्ट आयरन में हवा का उपयोग ही क्यों करते हैं, पानी का यूज क्यों नहीं करते, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, एक बैलेंस ग्राइंडिंग बीड में ग्राइंडिंग करने से क्या प्राप्त होता है? सतह फिनिश के साथ आयामी सटीकता, केवल सतह फिनिश, स्थिति टॉलरेंस, ले पैटर्न? सही आंसर क्या होगा इसका बताओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सतह फिनिश के साथ आयामी सटीकता। काउंटर बोरिंग ऑपरेशन क्यों किया जाता है? डिवर करने के लिए, छेद बड़ा करने के लिए, फिनिश करने के लिए, सॉकेट हेड स्क्रू को फिट करने के लिए? तो काउंटर बोरिंग क्यों करते हैं हम? सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉकेट हेड स्क्रू को फिट करने के लिए। एक थंब स्क्रू के हेड का आकार है हेक्सागोनल, स्क्वायर, सर्कुलर या ट्रेंगुलर? अच्छा, स्पोर्ट फिशिंग जो है फ्लाई कटर से करते हैं। और ब्रेजिंग की टिप जो होती है पीतल की होती है। और रेजिस्टेंट वेल्डिंग की टिप जो होती है कार्बन की होती है। ये हमको याद रखना है, ये भी पूछते हैं।
अब प्रश्न का सही आंसर बताओ क्या होगा। एक थंब स्क्रू के हेड का आकार होता है, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सर्कुलर होता है। एक की जो 60 पर शाफ्ट में काटी गई सेमी सर्कुलर की वे में फिट होती है, कहते हैं क्या नाम है, मतलब ये सेमी सर्कुलर इस तरीके से, ठीक। जिब हेड की, वुडरप की, फेदर की, या सेडल की। इसका सही आंसर क्या होगा। अर्धगोलाकार कौन सी होती है हमारी, वुडरप की। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए का अर्थ है, ए का अर्थ होता है एयरवे, अटेंशन, अरेस्ट, या एटमोस्फियर। सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अभी देखो आग कितने प्रकार की होती है हमारी, A B C और D। अभी इसमें कंफ्यूजन होता है कि ए प्रकार की आग कौन सी होती है, बी प्रकार की, सी प्रकार की, डी प्रकार की। तेलीय और गैसीय में अधिकतर कंफ्यूजन होता है कि बी प्रकार की आग गैसीय है या तेलीय है, समझ में नहीं आता। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ए और सी जो होती है हमारे घर में होती है, ठीक। तो ए जो है लकड़ी, वो भी घर में होती है, और गैस सिलेंडर भी घर में होता है हमारा। तो ए से बन गया लकड़ी, कागज की, कपड़े की आग जो होती है ए प्रकार की आग होगी। और सी में जो होता है गैस या गैस सिलेंडर, तो गैस से लगी आग सी प्रकार की होती है। तो बी, बी फॉर भारत पेट्रोलियम, और बी से बी प्रकार की आग। तो भारत पेट्रोलियम कौन सी मतलब क्या मिलता है हमको, तेल, डीजल, पेट्रोल। तो बी प्रकार की आग जो है तेली आग होती है। और डी प्रकार की बची तो वो है ना इलेक्ट्रिक आग। अभी एक क्लास आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं, बी को बुझाने के लिए फोम फायर का उपयोग करते हैं, सी का बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का, और डी को बुझाने के लिए CTC फायर एक्सटिंग्विशर या BCF का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ होता है हमारा एयरवे। मटेरियल को जैविक यौगिकों में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिसे खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसका कमेंट करके आपको सही आंसर बताना है कि क्या सही आंसर हुआ हमारा। लैंडफिल, पुनर्चक्रण, कंपोस्टिंग, या कचरा जलाना। अभी देखो बाइट, बाइट कलर ये स्टिक्स थी हमारी, बाइट मेटल इन मेटलों से मिलकर बना होता है। ये प्रश्न पूछता है हमसे, है ना। तो इसकी ट्रिक की थी हमारी, वाइट कलर में कोई लेती एंटी। तो का से बन गया कॉपर, ला से बन गया लेड, टी से बन गया टीन, और एंटी से बन गया एंटीमनी। तो वाइट मेटल कैसे बना होता है हमारा, कॉपर, लेड, टीन, एंटीमनी से। वाइट मेटल पूछता है, वाइट मेटल के अलावा एक और पूछता है, बेबिट मेटल। बेबिट मेटल ना, बेबिट मेटल की ट्रिक क्या होती है, बेबी जी कोटी अंटी। वाइट कलर, वाइट मेटल क्या होती है, वाइट कलर में कोई लेती अंटी, बेबी जी कोटी अंटी। तो इसका हो जाएगा, को से बन गया कॉपर, जी से बन गया जिंक, टी से बन गया टीन, और अंटी से बन गया एंटीमनी। तो ये हमको याद है अपना, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा होगा कंपोस्टिंग। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है प्लास्टिक कचरे के बिन का रंग होता है। देखो ऊपर बताया था मैंने आपको, पी से प्लास्टिक और पी से पीला, है ना। तो पीले येलो रंग का कलर है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। रेड किसका होता है, लोहा के लिए। नीला किसका होता है, कागज के लिए। इसकी ट्रिक के क्या थी हमारी, पीला को निकाला, पीला को निकाला, ठीक है। पीला, नीला, पीला, नीला, काला, और लाल। काला किसके लिए होता है, सब्जी के लिए। सब्जी के लिए काला, पीला जो होगा प्लास्टिक टॉक्सिक हैजर्ड के लिए, नीला कागज के लिए, लोहे के लिए लाल रंग का डस्टबिन का उपयोग करते हैं। अभी एक और ट्रिक थी हमारी, पिताजी।
पी से बन गया पीतल, ता से बन गया तामा और जी से बन गया हमारा जिंक। ठीक, तो पीतल कैसे बना होता है, तामा और जिंक से मिलकर बना होता है। अच्छा, पीतल और जिंक, मतलब तामा और पीतल और जिंक, इनको जो है 60-40 के अनुपात में मिलाएंगे ना हम, तो क्या बन जाएगा हमारा मुंज मेटल। ठीक, इसका एक कंपोजिशन होता है, 60-40 में मिलाएंगे तो हमारा मुंज मेटल, ऐसे मिला देंगे तो क्या बनेगा हमारा पीतल। अगला है, चित्र में एक्स भाग का नाम बताइए। इस भाग का नाम बताना हमको ना, एक्स भाग का। लैक, टैंक, बासर या फलक्रम। इसका सही आंसर बताना है कि ये हमको जो है दिया है ये क्या है। तो ये जो वाला भाग है ये क्या है, तो इसका नाम क्या है हमारा, इसका नाम है हमारा फलक्रम। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया यंत्र कौन सा है। बेवल एज, बेवल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवल गेज या फिर यूनिवर्सल सरफेस गेज। कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या होगा हमारा। ये जो है यूनिवर्सल सरफेस गेज है, सॉरी यूनिवर्सल बेवल गेज। एक होता है बेवल गेज और एक होता है यूनिवर्सल सरफेस बेवल गेज। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री से अधिक संकीर्ण ग्रुप फाइल करने हेतु कौन सी फाइल का उपयोग करते हैं। स्क्वायर फाइल, हाफ राउंड फाइल, त्रिकोण फाइल या नाइफ एज फाइल। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताओ आप। अभी देखो, उसकी ट्रिक थी, एक था ना पिताजी जिनका नाम था मुनका जी, बोलते हैं काका जी काका टीपीओगे, बोले नहीं, मुनका जी 60-40 को निकिल के साथ जर्मनी जाना है सिल्वर के लिए, ये ट्रिक बनाए थे हमने। उसमें था काका जी काका टी पियोगे, तो काका से बन गया का, से बन गया कांसा, और का से बन गया कॉपर, और टी से बन गया टीन। मतलब कांसा किससे बनकर होता है, कॉपर और टीन से मिलकर कांसा बना होता है। अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, 10 डिग्री से अधिक संकीर्ण ग्रुप फाइल करने हैं तो कौन सी फाइल का उपयोग करते हैं। इसके लिए हम नाइफेज फाइल का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है, ऑयल ग्रुप की कटिंग के लिए किस सीजल का उपयोग किया जाता है। फ्लेट चीजल, वेब चीजल, हाफ राउंड चीजल या डायमंड नॉच चीजल। तो ऑयल ग्रुप काटने के लिए किस चीजल का उपयोग करते हैं हम, हाफ राउंड चीजल का। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। वेब चीजल का उपयोग करते हैं हम चेन ड्रिलिंग के लिए। डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं कॉर्नर वगैरह को शार्प करने के लिए। ड्रिल सैंग में किस प्रकार का टेपर होता है। ऑप्शन है पिन टेपर, मैट्रिक टेपर, मोस्ट टेपर या जर्नो टेपर। तो कमेंट करके बताना आपको इसका सही आंसर क्या होगा हमारा। अभी हमारी ट्रिक थी मेटल की, मुनका जी 60-40 को निकिल के साथ जर्मनी जाना सिल्वर के लिए। तो मुनका जी, तो मुंह से बन गया हमारा मुंज मेटल, का से बन गया हमारा कॉपर और जी से बन गया हमारा जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक मिलकर, अभी देखो पीतल की बात करें तो हम कॉपर और जिंक 60-40 में देखो 60% कॉपर और 40% जिंक मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा मुंज मेटल। अब इसका सही आंसर क्या होगा, ड्रिल्स में कौन सी टेपर होती है, कमेंट करके बताओ आप। तो ड्रिल में होती है मोस्ट टेपर। ठीक, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो मोस्ट टेपर जो होती है 0 से 7 8 नंबर में मिलती है, ठीक है। और मैट्रिक टेपर का टेपर कितना होता है, 1:20। ये मैट्रिक टेपर का टेपर होता है। चित्र में दिखाई गई फाइल का नाम बताइए। पैराडेज फाइल, रिपलर फाइल, क्रॉसिंग फाइल या मिल्सा फाइल। इसका नाम क्या है, ये है हमारी रिपलर फाइल। ठीक, अब M10 1.25 के लिए टेप ड्रिल साइज क्या होगा। अब इसका टेप ड्रिल साइज निकालना है। तो यहाँ क्या रहेगा, M10 का मतलब ड्रिल है हमारा,
और जिसकी पिच क्या रखी गई है हमारी 1.25। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव निकालने का, D-2 इंटू 0.6134 इंटू पी। अब डी की जगह क्या रखेंगे हम, 10। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है D-2 इंटू गहराई, ठीक। और यार D-P, डी में से P घटा देंगे तब भी हमारा साइज निकल जाएगा। तो कमेंट करके बताना इसका करेक्ट साइज क्या होगा ना। 21 नंबर क्वेश्चन का आपको हल करके बताना है कि ये 3 फॉर्मूले होते हैं ना, तीनों में से सेट करके रखना पड़ता है हमको। जो भी आए, स्टैंडर्ड क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड ये होगा। कभी कभी इससे भी पूछ लेता है, कभी कभी इससे भी पूछ लेता है ना। तो जो भी है आपको जिसमें करेक्ट बैठे उसको ही सही आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है मेरे को। तो इसमें आता है मुनका जी 60-40 को निखिल के साथ जर्मनी जाना है। तो निखिल के साथ, है ना, मुनका जी को, मतलब निखिल में क्या हो गया, मुंज मेटल में यदि हम निखिल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, जर्मन सिल्वर। ठीक है ना। तो इसमें जो है जर्मन जर्मन से क्या बन गया, जर्मनी से बन गया जर्मन सिल्वर। और का से बन गया कॉपर, जी से बन गया जिंक, और नी से बन गया निकिल, से बन गया निकिल। तो कॉपर जिंक और निकिल से मिलकर क्या बना होता है हमारा, जर्मन सिल्वर। अच्छा, क्वेश्चन आता है जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है। इसमें मैं यदि सिल्वर डाल दूं कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता, तो ऑप्शन है सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकिल। सही आंसर क्या होगा हमारा, सिल्वर। सिल्वर इसका जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। अगला, माइक्रोमीटर का कार्य करने का सिद्धांत क्या है। स्लाइडिंग, स्क्रू नट, रैक ऑफ पिनिया, बर्म और बर्म गियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, कमेंट करके बताओ। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 mm। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 mm। स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.5 mm। बनिया बेबर प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 5 मिनट। 5 मिनट। तो माइक्रोमीटर का सिद्धांत किस में काम करता है, नट और बोल्ट, स्क्रू और नट में सिद्धांत में काम करता है। अगला है, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा गहराई की विस्तृत श्रृंखला को कैसे मापा जाता है। लंबी स्लिप द्वारा, लंबे स्पेंडल द्वारा, एडजस्टेबल वेस्ट द्वारा, या वाई यूजिंग एक्सटेंशन रोड द्वारा। एक्सटेंशन रोड के द्वारा, एक्सटेंशन रॉड के एक सेट से लेस करके। तो डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग विस्तृत श्रृंखला को चेक करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर होगा एक्सटेंशन रोड के एक सेट को लेस करके। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नीचे दिखाएगा इंच माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या होगी। इसका आपको करें मतलब चेक करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक। ये आपके लिए क्वेश्चन है। 0.78 इंच, 0.787, 0.783 या 0.715। इसका सही आंसर क्या होगा आपको ऑप्शन मतलब कमेंट करके बताना है, ठीक। अगला है, वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबी को सिलेंडर से क्यों नहीं निकाला जाता। ये इसरो में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है गैस रिसाव को रोकने के लिए, गैस सप्लाई को समायोजित करने के लिए, या बार बार खोलने या बंद करने के लिए, या फिर आग लगने की स्थिति में जल्दी बंद करने के लिए। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। आग लगने की स्थिति में जल्दी बंद करने के लिए चाबी लगी रहने दी जाती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। रेगुलेटर को कनेक्ट करने से पहले कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर के वाल्व को थोड़ा खोलना फिर बंद कर देने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्रैकिंग, बैकफायर, फ्लैशबैक, प्रेशर सेटिंग। सही आंसर क्या होगा आपको इसमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। अभी देखो इसमें होता है मोनिका, इस एक ट्रिक बनाया था हमने, मोनिका मोनिका 6829।
तो माँ से बन गया हमारा मोनल मेटल, नी से बन गया निकिल, और का से बन गया कॉपर। मतलब कॉपर और निकिल से मिलकर क्या बना होता है हमारा मोनल मेटल होता है। तो जिसमें कॉपर जो होता है 68% और निकिल होता है 8%, और कॉपर होता है 29%। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि मोनल मेटल में सेकेंड लार्जेस्ट मेटल होता है, तो उसमें हमारा क्या होता है कॉपर। सेकेंड लार्जेस्ट मेटल क्या होता है हमारा कॉपर। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, क्रैकिंग। अगला, रिबिट के लिए काउंटर सिंकिंग कौन है? 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है ना। अब देखो, एक और था निको स्टील। जैसे जिंदल स्टील होता है, वैसे हमने बनाए थे निको स्टील। स्टील से बन गया स्टेनलेस स्टील, नी से बन गया निकिल, का से बन गया क्रोमियम, और स्टील से बन गया स्टील। तो निकिल क्रोमियम स्टील से मिलकर क्या बना था हमारा स्टेनलेस स्टील। अभी रिपीट के काउंटर सिंकिंग के लिए किसको कितने डिग्री का कौन रखते हैं? काउंटर सिंकिंग के लिए रखते हैं हम 75 डिग्री का। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक। सेल टेपिंग के लिए 80 डिग्री रखते हैं, बर हटाने के लिए 90 डिग्री रखते हैं, और चैम्परिंग के लिए 120 डिग्री का कौन रखते हैं? अगला, थ्रेड पर मार्क किया गया एक्स का क्या नाम है? ठीक। इसका पूछ रहा है यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, लीड, पिच या फ्लैंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। ठीक। रूट जो होता है, ऑप्शन ए जो है रूट, ये जो नीचे वाला जो भाग दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम रूट। लीड जो होता है, एक चक्कर में जितनी दूरी चलती है ना, उसको लीड बोलते हैं हम। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम क्या बोलते हैं पिच। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पिच। ठीक। और फ्लैंक जो होता है, फ्लैंक ये वाले भाग को कहते हैं। ये जो आड़ी भाग, आड़ी है ना, आड़ी सतह है, तिरछी सतह जिसको बोलते हैं, इसको हम फ्लैंक बोलते हैं, ये वाले। सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी। ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन ये दिया हमारा 32 से 46 H 8B में ए क्या दर्शाता है? ये बताया है, पूछ रहा है क्या दर्शाता है। ग्रेट, ग्रेन साइज, बॉन्ड या एब्रेसिव का प्रकार। तो ये जो होता है एब्रेसिव होता है, 46 जो होता है ग्रेन साइज होता है, ये ग्रेट साइज होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये बॉन्ड होता है। तो ये विट्रीफाइड बॉन्ड है, स्ट्रक्चर 8 है, ग्रेड एच प्रकार का है, मतलब हार्ट प्रकार का ग्रेड है, और ये जो है ग्रेन साइज है। ठीक। ग्रेन साइज और एब्रेसिव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, डी। मतलब एब्रेसिव दर्शाता है, ये जो है एब्रेसिव को दर्शाता है। अगला है, ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है? तो ब्लास्ट फर्नेस से जो होता है हमारा पिग आयरन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कास्ट आयरन जो है कुपुला फर्नेस से प्राप्त किया जाता है। कास्ट आयरन की संरचना क्रिस्टलाइट होती है। रॉट आयरन जो होता है पुडिंग फर्नेस से प्राप्त करते हैं, इसकी संरचना रेशेदार या फाइबर होती है। ये सबसे शुद्ध लोहा होता है। पाइराइट में कितने प्रतिशत कॉपर होता है? तो कॉपर प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं इसका? कॉपर पाइराइट या केसिटोराइट। तो कितने परसेंट होना चाहिए कमेंट करके बताओ आप कि पाइराइट में कितने परसेंट कॉपर होता है। तो कॉपर जो होता है 1083 का गलनांक होता है, और कॉपर पाइराइट या केसिटोराइट से प्राप्त होता है। इसका रंग लाल रंग दिए हुए ग्रीन होता है। अब आता है ड्रिल चक कितने साइज में मिलते हैं? ड्रिल चक 3 साइज में मिलते हैं, 6, 12 और 18। ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है। कौन सा धातु कई प्रकार के एसिड का प्रतिरोध करता है? टिन, निकिल, लेड या क्रोमियम। तो माइक्रो कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm। वर्नियर कैलिपर का 0.02 mm। वर्नियर बेबर प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट कितना? 5 मिनट। स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.5 mm। तो एसिड का प्रतिरोध कौन सी धातु करती है हमारी? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, लेड धातु करती है। लेड का एस क्या होता है? गैलेना। ठीक। टिन जो होती है 230 होती है।
सॉरी, तीन तीन जो होती है, तीन का गलनांक कितना होता है? तीन का गलनांक होता है 330, और लेड का होता है 230, निकिल का होता है 1400, और क्रोमियम की परत को चढ़ाने को क्या बोलते हैं? क्रोमनाइजिंग। अगला है काउंटरसिंक हेड स्क्रू का कौन होता है? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री। तो काउंटरसिंक हेड स्क्रू का कौन बताना है आपको। बी ब्लॉक का कौन कितना होता है? 90 डिग्री। बी ब्लॉक ए ग्रेड और बी ग्रेड में मिलता है, और एंगर ब्रेड 1 नंबर और 2 नंबर में मिलती है। ठीक, तो काउंटरसिंक हेड स्क्रू, काउंटरसिंक हेड स्क्रू का जो कौन होता है, कितनी डिग्री होता है हमारा? 90 डिग्री। ये प्रश्न भी पेपर में पूछा जा चुका है ना। अगला प्रश्न है, ड्रिल बिट पर मार्क किया गया कोण का, कोण एक्स का क्या नाम है? ये आईजीएम में पूछ चुका है प्रश्न ना। आईजीएम में आया हुआ प्रश्न है ये। इस भाग का नाम बताना है, इसको क्या बोलते हैं ना। ये इस वाले भाग का, और इसके बीच में जो कोण बन रहा है, उसको बताना क्या है। ये चीजल एंगल है, रैक एंगल है, फ्लैंक एंगल है, ये लीप क्लियरेंस एंगल है। तो कमेंट करके बताओ आप, इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये जो है हमारा लीप क्लियरेंस एंगल है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। डायल गेज पर मार्क किया गया पार्ट्स एक्स का नाम बताइए। एक्स वाले भाग का नाम बताना है, इसका क्या बोलते हैं ना। एनबिल बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, पॉइंटर बोलते हैं, या प्लंजर बोलते हैं। तो ये जो वाला, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं हम? बेज, बेज कहते हैं। ये पूरा डायल गेज है। ठीक, ये आरआर कैट में भी पूछा चुका है, आरआर कैट इंदौर में भी इससे प्रश्न बन चुका है। ठीक, एक बार आ चुका है ये। तो ये जो है बेज कहते हैं इसको। ठीक है, स्टेम वाला भाग ये है, ये एनबिल है, और ये वाला भाग जो है, एक्स वाला भाग जो होता है, प्लंजर होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यदि छेद का साइज स्थिर रखा जाता है और शॉप का साइज बदला जाता है, तो उस सिस्टम को कहते हैं। होल का साइज स्थिर और शॉप का साइज बदल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? होल बेसिस सिस्टम। बाइलेटर, ये देखो, बाइलेटर को बी से करेंगे कि यहाँ से दो भाग में हो जाएगी, तो बाइलेटर टोलन जो होती है दोनों तरफ देते हैं। ठीक, बाइलेटर टोलन दोनों तरफ होती है, और इनिलेटर टोलन एक तरफ होती है। और ये जो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? होल बेसिस सिस्टम, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। डायल्टस इंडिकेटर के, डायल्टस इंडिकेटर के साथ किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है चक, स्टैंड, टूल रेस्ट, या बेंच वाइज। तो डायल्टस इंडिकेटर की इमेज बनाओ आपके किस तरीके का होता है। तो इसमें किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? इसमें स्टैंड का उपयोग करते हैं। ठीक, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यह साइज की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर कहलाता है। टॉलरेंस, बेसिक साइज, साइज लिमिट, या ऊपरी लिमिट। तो हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम टॉलरेंस। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। बेसिक साइज क्या होता है? जिसको आधार मानकर सारी साइज निर्धारित की जाती है। हाई लिमिट और लो लिमिट निर्धारित की जाती है, उसको बेसिक साइज कहते हैं। नेक्स्ट है, टॉलरेंस का ग्रेड क्या है? बाइलेटर टॉलरेंस, यूनिलेटर टॉलरेंस, मौलिक टॉलरेंस, या मौलिक विचलन। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा मौलिक टॉलरेंस। ठीक है, मौलिक फंडामेंटल टॉलरेंस कितने होते हैं? तो फंडामेंटल टॉलरेंस की संख्या कितनी होती है? 18। और फंडामेंटल डिवीजन कितने होते हैं? 25 दिया होता है, लेकिन सेल के पेपर में पूछा गया था, जिसमें उसने 28 को सही माना था। यदि ऑप्शन में 28 है तो हमको 28 लगाना है। नीचे चित्र में दिखाए गए टूल का क्या नाम है?
फ्लैट स्क्रेपर, हुक स्क्रेपर, हाफ राउंड स्क्रेपर, ट्रिंगलर स्क्रेपर। तो इस स्क्रेपर का नाम बताइए। तो ये जो है इस तरीके से है, हाफ राउंड है, तो इसका नाम, टूल का नाम क्या होगा? हाफ राउंड स्क्रेपर। ठीक, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लीवर टाइप डायरेक्टर्स इंडिकेटर में मार्क किया गया पार्ट एक्स का क्या नाम है? पिवट, लीवर, स्टाइलस, ये ऑप्शन डी स्केल। तो कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। ये जो होता है हमारा स्टाइलस होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये लीवर होता है और ये स्प्रिंग होती है। अगला है 30S7/G6 क्या दर्शाता है? ये आईजीएम के पेपर में पिछली बार पूछा जा चुका है, ठीक है। कोई भरोसा नहीं, इस बार भी पूछ सकता है। और आरआर कैट इंदौर में भी ये पूछा जा चुका है। तो ये जो है फिट है, लिमिट है, विचलन है या टॉलरेंस है? तो किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है एक प्रकार की फिट को। डायलिटिस इंडिकेटर का कौन सा भाग रीडिंग इंगित करता है? स्टेम, एनविल, पॉइंटर या प्लंजर? इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा भाग रीडिंग को दर्शाता है? तो रीडिंग को दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? पॉइंटर का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। स्क्रू जैक के लिए किस प्रकार की थ्रेड का उपयोग किया जाता है? वी थ्रेड, एगमे थ्रेड, नक्कल थ्रेड या स्क्वायर थ्रेड? तो स्क्रू जैक में कौन सी थ्रेड का उपयोग करते हैं हम? स्क्वायर थ्रेड का। माइक्रोमीटर में वी थ्रेड होती है, लीड स्क्रू में एगमे थ्रेड होती है और रेलवे लाइन में नक्कल थ्रेड होती है। अगला प्रश्न, मार्क किए गए एक्स पार्ट्स का क्या नाम है? भी देखो यहाँ पर जो इंगित कर रहा है, इस रॉड का नाम बताना हमको क्या है। ठीक, एक क्या बैट, बैट तो इधर होता है, टेलीस्टॉक, टेलीस्टॉक तो ये हो गया। ठीक, फीड रॉड, तो फीड, ये तो फीड रॉड हो सकती है, ये लीड स्क्रू। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या दिखा रहा है ये, इसमें देखो ये प्लेन दिख रही है, ठीक है। तो लीड स्क्रू होती है तो थ्रेड होती है, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है? ये प्लेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? फीड रॉड। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये वाला भाग जो है, ये वाली जो सॉफ्ट दिख रही है, ये होगी हमारा लीड स्क्रू। लेथ मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम स्विलिंग पॉइंट कितना होगा? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री? तो कंपाउंड रेस्ट जो होता है पूरा 360 डिग्री घूम सकता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। ये प्रश्न भी आईजीएम में पूछ चुका है, ठीक, फिर से आ सकता है। एक सेंटर पंच में पॉइंट कोण कितना होता है? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 30 डिग्री? तो 30 डिग्री जो होता है प्रिक पंच होता है, 60 डिग्री डॉट पंच होता है, 90 डिग्री हमारा सेंटर पंच होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ये प्रश्न भी आईजीएम में पूछ चुका है। डाई का उपयोग किया जाता है आंतरिक थ्रेड काटने के लिए, बाहरी थ्रेड काटने के लिए, छेद ड्रिल करने के लिए, छेद फिनिश करने के लिए? तो डाई का उपयोग करते हैं बाहरी थ्रेड काटने के लिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये प्रश्न भी आईजीएम में पूछ चुका है। सोल्डरिंग आयरन का बिट किसका बना होता है? सोल्डरिंग आयरन कॉपर का, आयरन का, ब्रास का या स्टेनलेस स्टील का? यदि आयरन में क्या होता है, आयरन में यदि हम कार्बन मिला देंगे तो ये स्टील बन जाता है। तो ये पूछता है कि स्टील का कॉम्पोजिशन होता है आयरन और कार्बन। इस सेल में पूछ चुका है ये प्रश्न। अब ब्रास जो होता है, पिताजी जो होता है पीतल, ब्रास पीतल जो होता है तांबा और जिंक से बना होता है। और स्टेनलेस स्टील जो होता है निकिल क्रोमियम स्टील से बना होता है।
अब आते हैं हम हमारे प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? सोल्डरिंग आयरन का बिट बना होता है। तो बिट जो होती है सोल्डरिंग आयरन की वो कॉपर की बनी होती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा रासायनिक खतरा है? शोर, धुआं, कंपन या टॉक्सिसाइड, विषाक्तता? तो इसका सही आंसर कमेंट करके बताओ आप क्या होगा। इसका सही आंसर होगा विषाक्तता, टॉक्सिसिटी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारे आज के 50 क्वेश्चन थे। तो ये यदि आपको पसंद आए होंगे, मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर सको जरूर करिएगा। और जो फर्स्ट में जो इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा था मैंने, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।